पिछले क्लास में तुम लोगों को एनिमल किंगडम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए थे, याद होगा। आज से एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे हम लोग। एनिमल किंगडम को कहते हैं जंतु जगत। जंतु जगत। देखो, जंतु जगत, जगत का मतलब दुनिया, तो हम लिख सकते हैं जंतुओं की दुनिया, जानवरों की दुनिया, है कि नहीं। तो हम इसमें जंतु जगत के अंतर्गत बहुत सारे एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। दुनिया में जितने भी जानवर हैं, इन सभी जानवरों का अध्ययन जंतु जगत में किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि दुनिया में बहुत तरह के जीव जंतु हैं और बहुत तरह के पेड़ पौधे भी हैं, अनेक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सबको एक साथ पढ़ लेना संभव नहीं है। तो इसको अलग अलग पढ़ने के लिए, यानी इसका अध्ययन करने के लिए जीवों के वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब सिस्टमैटिक्स। तो क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, इन तीनों शब्द का इस्तेमाल एक ही संदर्भ में होता है। जैसे इसको आप समझ सकते हैं एक तरह से कि ये पर्यायवाची शब्द होता है ना, जिस तरह से पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल होता है, एक के अर्थ होते हैं, दूसरे के भी वही अर्थ होते हैं, तीसरे के भी वही अर्थ होते हैं। ठीक उसी तरह से जो सिस्टमैटिक्स है, वर्ड है सिस्टमैटिक्स, उसके बाद है टैक्सोनॉमी और उसके बाद है क्लासिफिकेशन। इस तीनों का लगभग मतलब हो गया वर्गीकरण करना, बांटना। वर्गीकी, वर्गीकी का मतलब होता है बांटने वाला शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम जीवों को अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग विभागों में रखते हैं। इससे पहले मैंने तुमको बताया था कि जीवों को मूल रूप से 5 भाग में बांटते हैं। सबसे जो पहला है वो है मोनेरा किंगडम। दूसरा क्या है बताइए? प्रोटिस्टा। उसके बाद फंगी, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमेलिया। आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम एनिमेलिया, यानी एनिमल किंगडम, जंतु जगत। ठीक है। तो दुनिया में बहुत तरह के जंतु होते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि छोटा सा जंतु चींटी बहुत छोटा जंतु है। अब चींटी से थोड़ा सा ऊपर जाइए, थोड़ा सा उससे बड़ा जाइए, तो चींटी से बड़ा जानवर अगर मान लेते हैं, कौन सा हो जाएगा बताओ? क्या होगा बताइए? कॉकरोच। कॉकरोच से थोड़ा सा बड़ा मेढक, मेढक से थोड़ा सा बड़ा चूहा, नहीं, और बहुत बड़ा हाथी, उससे भी बड़ा व्हेल। यहाँ हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह के जीव हैं और इन जीवों की शारीरिक बनावट अलग अलग है। जितने भी जीव हैं, जैव विविधता का मतलब ही ये होता है, जैव विविधता का अर्थ ही यह है कि शारीरिक रूप से अलग, आनुवांशिक रूप से अलग और भी तरह से अलग, व्यवहार में उसका अलग होना, उसका भोजन करने का तरीका अलग होना, उसके निवास स्थान अलग होने, ये सारी चीजें होती हैं। तो जानवरों का अपना अपना शारीरिक आकार होता है और इन शारीरिक आकारों के आधार पर उनके लक्षण भी निर्धारित होते हैं। हर जानवर के अलग लक्षण होते हैं और कुछ विशेषताएं होती है। जैसे चूहा की विशेषता क्या है? उसकी दांत बहुत तेज होती है, जिसके कारण चूहा किसी भी चीज को कुतर देता है। सांप की विशेषता क्या है?
सांप की विशेषता ये है कि वह जहरीला होता है, जो हम लोगों के लिए एक विशेषता हुई, एक नई विशेषता, मतलब नई क्या, ये विशेषता है ही कि सांप जहरीला होता है, सभी जानते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से हर जानवर की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख करके जीवों को उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। एनिमल्स में भी अलग अलग तरह के भाग हैं और उसके बारे में भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है, जैसे कि पॉरीफेरा, मोलास्का, सिलेंटेरेटा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलिमेंथीस, एस्केहेलिमेंथीस, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे अलग अलग विभाग हैं। याद रहेगा। सबसे पहला क्या है? पॉरीफेरा, उसके बाद सिलेंटेरेटा, उसके बाद ये बातें मैंने कल बताई थी सबको, है ना। तो पॉरीफेरा से लेकर के और कॉर्डेटा तक जितने भी जीवों का समुदाय है, जितने भी जीवों का वर्ग है, जितने भी जंतुओं का वर्ग है, इसमें एक क्रम है। क्रम का मतलब एक सिस्टम है जो इस तरह से है, यहां से शुरू करते हैं और इस तरह से ऊपर की ओर, इस तरह से ऊपर की ओर जाते जाता है एक क्रम। अब मान लीजिए कि सबसे जो पहला क्रम है पॉरीफेरा का, वह सबसे कम विकसित जंतु है। पॉरीफेरा सबसे कम विकसित जंतु है और सबसे ज्यादा अगर हम विकास के दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा विकसित हम लोग हैं, मनुष्य हैं। और मनुष्य कार्डेटा फाइलम का सदस्य है। पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को कि किंगडम को बांटते हैं फाइलम में और फाइलम को बांटते हैं क्लास में, क्लास को बांटते हैं ऑर्डर में और ऑर्डर को बांटते हैं फैमिली में, फैमिली को जीन्स में और जीन्स को स्पीशीज में बांटते हैं। अलग अलग स्तरों पर जीवों को जो बांटा गया है, इन स्तर को हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं, वर्ग की कोटि। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग की कोटि। वर्ग की कोटि यानी टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो देखो, जीवों को जो हम बांटते हैं, एनिमल्स को जो बांटते हैं, इसके बांटने का सबसे पहले आधार क्या है, जो मूल बेस है, उस पर हम आज बात करेंगे कि जीवों के बांटने का सबसे जो भी आधार है, उस आधार पर क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को हमें जानना होगा। क्या है ये? सबसे पहला है जीवों की शारीरिक संरचना। अब जीवों की शारीरिक संरचना में कई बिंदु हैं। देखो, सबसे पहला है जैव व्यवस्था। जैव व्यवस्था के आधार पर जीवों को बांटा गया है। जैव व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जीवन की व्यवस्था। जीवन की व्यवस्था का अर्थ क्या है? जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, किस लेवल पर जाती है और फिर किस लेवल पर जाकर के पूर्ण हो जाती है, इसी को हम कहते हैं जीवन की व्यवस्था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जीवों की जो रचनात्मक क्रिया, यानी शुरू से जीवन का जो प्रारंभ बिंदु है वो कोशिका है। कोशिका से उत्तकों का निर्माण होता है। अब देखो, जीवन का शुरुआती पॉइंट कहाँ है? सेल। सभी जीवों का निर्माण किस चीज से हुआ है? सेल से। और सेल एक जैसी कोशिकाओं के समूह को, एक जैसी कोशिकाओं के समूह को, जिनकी संरचना समान हो, जिनकी उत्पत्ति समान हो, उसको हम क्या कहते हैं?
उत्तक कोशिका से निर्मित होता है। क्या? उत्तक निर्मित होता है। उत्तक होता है ना जी, तो बोलते क्यों नहीं हो? मतलब एकदम पूरा साइलेंट मोड पर चला गया सब, पूर्ण रूप से साइलेंट। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? और उत्तकों का समूह अंग। अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है शरीर। अब यहां समझना यह है कि अंग तंत्र से किसका शरीर बनता है? ऐसा शरीर जिसकी संरचना जटिल होती है। जिसकी संरचना जटिल होती है उसे हम कहते हैं कि अंग तंत्र से शरीर बना है। जैसे कि मान लो मानव का अगर शरीर है तो मानव के शरीर की अगर हम बात करेंगे तो मानव के शरीर में पाचन तंत्र पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, माने श्वसन तंत्र पाया जाता है कि नहीं? उठ करके बैठो। और भी कई तंत्र पाए जाते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? जिससे उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निष्कासन होता है, ऐसे तंत्र को हम कहते हैं उत्सर्जी तंत्र। मनुष्य में ये पाया जाता है। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। मनुष्य का शरीर हड्डियों से बना हुआ है, अंदर में हड्डियां हैं, उसके ऊपर मांसपेशियां हैं, तो उसको हम कहेंगे पेशी तंत्र। तो शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं और इन तंत्रों से शरीर का निर्माण हुआ। तो किसके शरीर का निर्माण हुआ भाई? तो यह जटिल संरचना वाले जीवों के शरीर का निर्माण हुआ। जिन जीवों के शरीर की संरचना जटिल है उसका निर्माण हुआ। लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें अंग तंत्र नहीं पाए जाते, अंग तंत्र का अभाव होता है। उसमें अंग तो पाए जाते हैं, अंग तो उनके शरीर में है, लेकिन अंग तंत्र नहीं है। तो ये जो जीव हुए वो इससे कम विकसित हुए। और जिसमें कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें सिर्फ उत्तक ही पाया जाता है, अंग भी नहीं पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ कोशिकाएं ही पाई जाती है, उत्तकों का अभाव होता है। ठीक है? तो जो जीव जिसमें सिर्फ कोशिका पाई जाती है वैसे जीव को हम कहेंगे कोशिकीय स्तर के प्राणी। कोशिकीय स्तर के प्राणी जैसे पॉरीफेरा, जंतु जगत का सबसे पहला फाइलम क्या है? पॉरीफेरा। जंतु जगत का सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा में उत्तकों का अभाव होता है। इसमें कोशिकाएं एक समूह के रूप में होती है। जो सेल्स होते हैं या ग्रुप के रूप में होते हैं, बहुत सारे सेल्स ही होते हैं, विशेष रूप से उत्तक नहीं ही पाए जाते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए तो हम पॉरीफेरा संघ को यानी पॉरीफेरा फाइलम को कहेंगे कि यह उत्तक स्तर का फाइलम है। सॉरी, ये कोशिकीय स्तर का फाइलम है। इसमें सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती है। बात समझ में आई? बात समझे कि यह सबसे निम्नतम प्राणियों का समूह है जिनकी संरचना निम्न कोटि की है। सबसे छोटे स्तर के प्राणी इसमें पाए जा रहे हैं। किस फाइलम में पाए जा रहे हैं? पॉरीफेरा में, है कि नहीं? पॉरीफेरा में सबसे ऐसे प्राणी पाए जा रहे हैं जिसमें अंग तंत्र नहीं होता है, जिसमें अंग नहीं होता है।
जिसके अंदर उत्तक भी प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कोशिकाएं पाई जाती है और बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कि पॉलीफेरा के जो सदस्य होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन उत्तक विहीन होते हैं। तो बांटने का एनिमल किंगडम में जीवों के बांटने का एक तरीका ये हुआ कि किसमें कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें उत्तक पाए जाते हैं, किसमें अंग पाए जाते हैं और किसमें अंगतंत्र पाए जाते हैं। जिन जीवों में सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती है उनको अलग रखा गया। जिन जंतुओं में सिर्फ उत्तक पाए जाते हैं उन जंतुओं को अलग कैटेगरी में रख दिया गया। जिन जंतुओं में अंग पाए जाते हैं लेकिन अंगतंत्र नहीं पाए जाते हैं उनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया, और जिसमें अंगतंत्र भी पाए जाते हैं उन्हें अलग कैटेगरी में रख दिया गया, अलग विभाग में रखा गया। अब यहाँ एक और जानने वाली बात यह है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें अंगतंत्र पाया जाएगा, समझे कि नहीं, जिसमें अंगतंत्र पाया जाएगा उसमें ये सभी पाया जाएगा। ये बात समझ में आई? समझे इस बात को कि जिसमें अंगतंत्र पाया जाएगा उसमें अंग भी पाया जाएगा, उत्तक भी पाया जाएगा, सेल भी पाया जाएगा। समझे? जिसमें अंग पाया जाएगा उसमें निश्चित रूप से उत्तक भी पाया जाएगा और कोशिका भी पाया जाएगा, और जिसमें उत्तक पाए जाएंगे उसमें कोशिका भी पाए जाएंगे। क्योंकि अंगतंत्र का निर्माण किससे होता है? अंग से। और अंग का निर्माण किससे होता है? उत्तकों से। और उत्तकों का निर्माण, तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तक अगर है तो सेल से ही ना बना हुआ है ना जी। तो जिसके पास उत्तक है तो उसमें, जिसके पास उत्तक है तो उसमें तो सेल होगा ही नहीं होगा। और जिसके पास अंग है तो अंग का निर्माण किससे हुआ है? उत्तक से हुआ है। तो जिसमें अंग होगा उसमें उत्तक निश्चित रूप से होगा, और जिसमें उत्तक होगा उसमें सेल। तो इस स्तर में, ऊपर वाले स्तर में सारी निचली संरचनाएं विद्यमान होती है, लेकिन ये सेल में उत्तक नहीं पाया जाएगा। ये जो जंतु हैं इसमें ये वाले नहीं पाए जाएंगे। अब देखो, उत्तक, जिस जंतु में सिर्फ उत्तक पाया जाएगा, इधर वाले चीजें नहीं पाई जाएगी, उसको हम कहेंगे उत्तक स्तरीय प्राणी। उत्तक स्तरीय प्राणी। यहां हम इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको क्या कहेंगे? अंग स्तरीय, अंग स्तरीय प्राणी। और इसको क्या कहेंगे? अंग तंत्र स्तर के प्राणी। ठीक है? तो कितने तरह के प्राणी हो गए इस हिसाब से? कोशिका स्तर के प्राणी, उत्तक स्तरीय प्राणी, और बोलो अंग स्तरीय प्राणी, और अंग तंत्र स्तर के प्राणी। अब देखो, पॉलीफेरा को छोड़ करके, अरे बालक सब तुम लोग या तो चले जाओ और नहीं तो शांति बनाए रखो। पॉलीफेरा को छोड़ करके बाकी जो भी फाइलम बचते हैं एनिमल किंगडम के, समझे? पॉलीफेरा को छोड़ करके जितने भी प्राणी बचते हैं एनिमल किंगडम के, ये सारे प्राणियों में
उत्तक पाया जाता है। याद रहेगा, ये बात ध्यान में रहेगा कि नहीं? तो जितने भी प्राणी हैं, ये सभी प्राणी, सिर्फ पॉरीफेरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं, कौन कौन से बच गए बताइए? सिलेंटरेटा बच गए हैं, उसके बाद टिनोफोरा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलिमेंथीस, उसके बाद एस्केहेलिमेंथीस, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, जो भी बच गए ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे उत्तक, यानी कि इसमें कोशिका नहीं है, कोशिका से ऊपर ही सारी चीजें इसमें पाई जा रही है। बात समझ में आ गया? चलिए लिखिए, लिखिए। निकालिए, कॉपी कलम निकालो, लिखो एनिमल किंगडम, जंतु जगत। लिखोगे जंतु जगत के अंतर्गत, जंतु जगत के अंतर्गत सभी प्रकार के जंतुओं को, जंतु जगत के अंतर्गत सभी प्रकार के जंतुओं को रखा गया है। हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के, हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के शारीरिक संरचनाओं वाले, शारीरिक संरचनाओं वाले जंतुएं इस संसार में उपस्थित हैं। इस संसार में उपस्थित हैं। इसलिए उन्हें एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए इन्हें एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए इन्हें अलग अलग फाइलम में, अलग अलग फाइलम में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग फाइलम में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग फाइलम में वर्गीकृत किया गया है। फुल स्टॉप। अब लिखिए जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, लिख करके डैश दीजिए। जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। जंतुओं के वर्गीकरण का आधार लिख करके डैश दे दिया। लिखिए जंतुओं को
उनकी शारीरिक संरचना, उनकी शारीरिक संरचना, उनके निवास स्थान, व्यवहार, निवास स्थान, कोमा, व्यवहार एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में बांटा गया है। लिख लिया। अब अगला एक टॉपिक देकर के, अगला पॉइंट देकर के लिखिए, जैव व्यवस्था। जैव व्यवस्था जैव व्यवस्था लिख करके डैश एक टॉपिक दीजिए, जैव व्यवस्था लिखिए। जंतुएं अलग अलग जैव व्यवस्था पर आधारित हैं। जंतुएं अलग अलग जैव व्यवस्था पर आधारित हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। कुछ जंतु सिर्फ कोशिकीय स्तर के होते हैं। कुछ जंतु सिर्फ कोशिकीय स्तर के होते हैं। जैसे पॉरीफेरा, ये रहा। पॉरीफेरा के अलावे, इसी में लिखिए, पॉरीफेरा के अलावे सभी जंतुओं में उत्तक उपस्थित होते हैं। सभी जंतुओं में उत्तक उपस्थित होते हैं। सभी जंतुओं में उत्तक उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसी प्रकार से फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, अगर ऊपर वाला में बनाते हैं क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइलम कॉर्डेटा, लिखिए आपको यहाँ पर क्या होगा, फाइलम कॉर्डेटा इत्यादि में अंग तथा अंगतंत्र विकसित होते हैं। इत्यादि में अंग तथा अंगतंत्र विकसित होते हैं।
अंग तथा अंगतंत्र विकसित होते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात कि जीवों में, जंतुओं में अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग स्तरों पर व्यवस्थित होते हैं। इन्हें हम जैव व्यवस्था का स्तर कहते हैं। कुछ प्राणी कोशिकीय स्तर पर व्यवस्थित होता है, कुछ प्राणी उत्तकीय स्तर पर व्यवस्थित होता है, कुछ जो होते हैं जिसमें अंग और अंगतंत्र पाए जाते हैं, कुछ पूर्ण रूप से विकसित है, कुछ अपूर्ण विकसित है कि नहीं। अब देखो, जैसे कि आहार नाल के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोग। आहार नाल, जिससे हम भोजन करते हैं, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब आहार नाल में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें कि आहार नाल के 2 छिद्र होते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें आहार नाल में एक ही छिद्र होता है। समझे? जैसे मनुष्य में जो आहार नाल है, या किसी भी जानवर में जो देखते हो, जो बहुत बड़ा जानवर है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, है ना, इस तरह के जो जानवर हैं, इसके जो आहार नाल होते हैं जिससे वो खाना खाती है, जैसे गाय भैंस खाना खाती है, बकरियां खाना खाती है, मनुष्य, तो उसमें कितने छिद्र हैं, कितने गुहा हैं। गुहा माने कैविटी, 2, एक भोजन करने के लिए और दूसरा उत्सर्जन करने के लिए, है ना। जैसे कि माउथ, मुख, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एनस, रेक्टम। ये इसमें 2 अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ में सिर्फ एक ही होते हैं, यानी वह मुंह से ही, जैसे मुंह है ना, तो मुंह के लिए एक ही छिद्र हुआ ना जी, तो कुछ जानवरों में एक ही छिद्र होता है। इसके आधार पर जानवरों को अलग अलग भाग में बांट देते हैं। उसके बाद एक होता है सममिति। सममिति का मतलब होता है कि जीवों को केंद्रीय अक्ष पर, जैसे मान लो केकड़ा, जानते हो केकड़ा, ये देखो, देखिए, ये है केकड़ा, ये होता है बहुपद, वह होता है एक पद, ये होता है बहुपद, इसका होता है 30, इसका होता है 30, ये 30, इसका होता है 3, इधर होगा 2, ये 2। इसी तरह का ना होता है रे केकड़ा। इस तरह का एक नॉर्मल डायग्राम बना दिया मैंने। इस केकड़ा को अगर हम काटेंगे तो यहां से बीचों बीच अगर हम इसको काटेंगे तो बताइए, ये 2 बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा, बटेगा कि नहीं? तो 2 बराबर बराबर हिस्सों में अगर बट गया, एक बायां हुआ एक दायां भाग में बट गया, तो हम इसको कहेंगे द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममिति। कोई भी ऐसा जंतु जिसको अगर बीच से काटा जाए, मध्य में से काटा जाए, तो दाएं बाएं 2 भाग बराबर बराबर अगर हो जाएं, तो हम इसको क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सममित। और मान लो कि कोई जीव है, और इसको जैसे मान लो कि यह एक जीव है, मान लेते हैं इस तरह का कोई जीव है, और इसको अगर हम काटेंगे कैसे? बीच से अगर काटेंगे ऐसे, इस तरह से अगर काट देंगे, है ना, इस तरह से अगर हम काटेंगे तो अगर बराबर बराबर भाग में बट रहा है, तो हम इसको कहेंगे अरीय सममिति। क्या कहेंगे? अरीय
अर्य सममिति। और इसको अगर हम काटेंगे कहीं से भी और बराबर बराबर भाग से नहीं बट सके तो इसको हम कहेंगे असममिति। क्या कहेंगे बताइए? असममिति। तो एक पॉइंट लिखो, एक लिखिए, जीवों को, जीवों नहीं जंतुओं लिखिए, जंतुओं में अलग अलग प्रकार की सममिति पाई जाती है। एक पॉइंट दे दो और फिर लिखो, जंतुओं में अलग अलग प्रकार की सममिति पाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट अर्य सममिति, नंबर सेकेंड असममिति और नंबर थर्ड द्विपार्श्व सममिति। वैसे तो 1 नंबर में ही इसको लिखना था, लेकिन लिख लिया तो चलो ठीक है। फर्स्ट में लिखना है असममिति, लिख लिए। दूसरे में अर्य सममिति यानी रेडियल साइमेट्री, और यहां लिखना है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति। ओके, फर्स्ट वाला लिख करके डैश दीजिए। फर्स्ट वाला असममिति। लिखो, किसी भी जंतु के शरीर को दो बराबर बराबर भागों में बट जाने की क्षमता असममिति कहलाता है। असममिति कहलाता है। असममिति कहलाता है। लिख लिए? उसके बाद लिखिए अर्य सममिति। अर्य सममिति लिखिए, किसी भी जंतु को उसके केंद्रीय अक्ष से, किसी भी जंतु को उसके केंद्रीय अक्ष से दो समरूप भागों में, केंद्रीय अक्ष से दो समरूप भागों में यदि बांटना संभव हो, दो समरूप भागों में यदि बांटना संभव हो तो इसे अर्य सममिति कहते हैं। अर्य सममिति कहते हैं। हो गया? अब द्विपार्श्व सममिति, अगला टॉपिक लिखिए द्विपार्श्व सममिति। लिखिए
जब किसी जंतु के शरीर को, अगला यस, ये लिखिए द्विपार्श्व सममिति लिखिए। जब किसी जंतु के शरीर को केंद्रीय अक्ष से दो समरूप, केंद्रीय अक्ष से दो समरूप किसी भी जंतु के शरीर को केंद्रीय अक्ष से दो समरूप दाएं बाएं भागों में, ये है ना जी, इधर दायां बायां है ना जी, दाएं बाएं भागों में बांटना संभव हो, दायां बायां भागों में बांटना संभव हो, तो इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। तो इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ओके, समझ गए? अब ध्यान देना क्या है, यहां समझना क्या है? समझना यह है कि कोई ऐसा जंतु होगा जिसके शरीर को, जैसे कि केकड़ा को देख रहे हो, दायां बायां बांटना संभव है, और अगर ये बट जाए तो दो बराबर भागों में बट जाएगा, है कि नहीं? कुछ जीव ऐसे होंगे, कुछ जंतु इस तरह के होंगे, कुछ जंतु ऐसे होंगे जिनको इस तरह से बांट दिया जाए तो ये भाग और वो भाग बराबर हो जाए, कुछ जंतु इस तरह के होंगे, और कुछ जंतु इन दोनों तरहों से भिन्न होंगे। इस प्रकार से कुछ जंतु असममिति होंगे, कुछ जंतु अरीय सममिति होंगे, और कुछ जंतु द्विपार्श्व सममिति होंगे। इस आधार पर अलग अलग जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। समझे? ये बात समझ में आ गया? अब देखो, एक और आधार है सीलोम। सीलोम, इसको बोलते हैं हम गुहा, है ना? किसमें सीलोम पाया जाता है, किस जंतु में सीलोम पाया जा रहा है और किस जंतु में सीलोम नहीं पाया जा रहा है, इसके आधार पर भी हम जंतु को बांट सकते हैं। जिसमें सीलोम पाया जाएगा उसको अलग रख देंगे, और जिसमें सीलोम नहीं पाया जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं गुहा, देह गुहा। जिस जीव में, जिस जंतु में देह गुहा पाया जाता है उसको हम प्रगुही कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? प्रगुही। जिस जंतु में देह गुहा यानी कि सीलोम पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रगुही, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको तो छोड़ ही दो, है ना? तुमको पढ़ते पढ़ते हाथी आ रहा है कुंभकर्ण की तरह, है? बताइए। अच्छा, हाथी हमको लगता है कि एक संक्रमण है, नहीं है? तुम देखा होगा कि कोई भी एक विद्यार्थी या किसी भी सभा में कहीं पर भी अगर कोई एक आदमी हाथी कर दिया, उसको देख करके दूसरा भी करने लगता है, तीसरा भी करने लगता है। ऐसा होता है क्या? तो चलिए, ये सब जो है इसके बाद की जितनी भी बातें हैं, दो बातें इसमें और मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद शुरू कर दूंगा पॉलीफेरा का क्या विशेषता है। दो बातें मैं बताऊंगा, क्या? एक सीलोम के बारे में, और एक होता है कोरक, एक कोरक के बारे में बताऊंगा। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, लड़का, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कल बताऊंगा। उसके बाद पॉलीफेरा से लेकर के और कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं, उन सारे फाइलम को बारी बारी से बताया जाएगा। पहले पॉलीफेरा, उसकी विशेषताओं को बताया जाएगा, फिर इस तरह से जो है सारी विशेषताओं को बताया जाएगा। तो आप लोग रेगुलर क्लास में आते रहिए, रहने दीजिए, ठीक है?